आज का टॉपिक है यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। ठीक है। और यूनिवर्सल सिविल कोड का मतलब क्या हुआ कि सभी के लिए एक से नियम, एक से कायदे कानून, किसी धर्म जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। आज हमारे पास दो टीम्स हैं, एक जो यूसीसी के फेवर में है और एक जो उसके अगेंस्ट में है। मैं चाहूँगी फेवर के साथ हम लोग शुरू करें इस टॉपिक को। फेवर में हूँ। मेरा पॉइंट है कि यूसीसी लागू करने के बाद एक इक्वल स्टेटस मिलेगा हर एक सिटीजन को। तो फिर जो जेंडर डिस्पेरिटी आ रही है या फिर कुछ भी है वो नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। और वुमेन को जो लो गिना जाता है और वुमेन के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो भी बहुत कम हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे। मुस्लिम्स में भी हमने देखा है कि वुमेन्स बहुत फेस करती है, ये लॉ नहीं लागू हुआ इस कारण। तो मुझे लगता है कि इक्वल स्टेटस के लिए ये लॉ लागू करना होगा। आपने जैसे बोला कि यूसीसी लागू होगा तो मुस्लिम महिला के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ एक कदम है। तो कोई भी लोग है, कोई भी कास्ट का लोग है, उसका अलग अलग धर्म होता है और उसका अलग अलग जाति होती है। तो अब तक जो भारत विविधता के एकता से पहचान में हुआ है, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि लागू होगा तो वो तो एक जैसा नहीं रहेगा ना, कि वो जो भंग हो जाएगा। ये लॉ के अगेंस्ट मतलब एक लॉ है, ये जो लॉ है उसका ये मतलब नहीं है कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रहे हैं वो सब बंद करवाना है या फिर एक कर देना है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, लेकिन ये लॉ का मतलब यही है कि जो ये गलत प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे मुस्लिम में चल रहा है कि शादी के बाद भी मतलब वो नहीं दिया जाता है संपत्ति, एलिमनी। हाँ, एलिमनी नहीं आपવામાં આવતી तो ये ना जनाने नहीं आवड़ता। मैम जैसे आपने बोला तो भाजपा सरकार ने अब नया लॉ लाया है 2019 में कि जो भी महिला ने, मुस्लिम महिला है, उसने शादी की और ट्रिपल तलाक की बात की है, तो उसको जब मुस्लिम का जो लड़का है उसको पैसा देगा भरण पोषण के लिए। 2019 में नया लॉ आया है भाजपा सरकार द्वारा। ये जो आपने भाजपा सरकार का लॉ 2019 की बात की, उसके अंदर कितने टाइम पीरियड तक का पैसा देने की बात हुई? जब तक वो जिला है तब तक की बात की हुई है ना उसमें। उसके अंदर यही बात हुई है कि जब तक वो इज्जत में बैठती है उतने तक उसका मेंटेनेंस वो फिलअप करते, बट जब वो उतनी खुद से कमाती है, खुद नहीं करती, तो उसके बाद उसकी गुजरान किस तरह गुजारेगी? तो उसके लिए उसके अंदर इतना ही है कि इज्जत तक ही वो पैसे दे सकते हैं, तो वो नहीं सही है इसके लिए। जैसे कि आपने कहा कि इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी को कैरी करता है, तो इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, भले वो कितनी भी बड़ी डाइवर्सिटी कैरी करता है, ये एक सेक्युलरिज्म का मुद्दा है। तो अगर आप अपना पर्सनल फॉलो करते हो वो सेक्युलरिज्म पर उठता ही है। और कोई भी लॉ है वो एक किसी ना किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी आ जाती है और पॉलिटिशियन उसको वोट बैंक की तरह भी यूज़ करते हैं इस मुद्दे। इसलिए इसका मतलब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डाइवर्सिटी है तो मतलब डाइवर्सिटी है तो इसीलिए तो एक पूरा एक यूनिवर्सल लॉ ही होना चाहिए ना। यूके, यूएसए सारी क्रिश्चियनिटी बेस्ड कंट्री है, फिर भी वहाँ पे यूनिवर्सल लॉ है। कोई भी हो, गुनाह कोई एक धर्म का इंसान नहीं कर रहा है, एक नागरिक कर रहा है देश का। अप्रिशिएट भी कीजिए एक दूसरे को जब अच्छा बोलते हैं। जैसा आपने कहा कि गुनाह कोई इंसान ही कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजन को भी अफेक्ट करेगा ही ना यूसीसी। आप किसी 4 जन को एक तरीके से बिहेव करने को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं अपना गलत प्रभाव तो दिखाएगा ही ना वो चीज़।
मतलब आप कुछ एग्जाम्पल देना समझो। अगर आप हिंदू मुस्लिम को एक ही तरीके से बिहेव करोगे तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी उनको समझने में। उनका बिहेवियर टोटली अलग है, आपको उनका बिहेवियर समझने में प्रॉब्लम आएगी और उसी की वजह से हमारे देश में ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। आगे भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जब ये यूसीसी आज का कोई मैटर नहीं है, वो बरसों से चला आ रहा है। और आगे भी ऐसा हुआ है कि यूसीसी अक्टूबर 1840 में लेक्स लोकी रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसा किया था, कहा था कि ये जो यूसीसी है वो लागू करना चाहिए, पर उसमें हिंदू और मुस्लिम को जो हिंदू मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसको अफेक्टेड नहीं हुआ था। पर इसका परिणाम क्या आया कि जो मुस्लिमों की ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी कि भागला पाड़ो અને રાજ કરો, તો એ જે નીતિ હતી એનો ભંગ થઈ ગયો હતો અને એના લીધે આખા ભારતમાં જે છે એ જે વિવિધ સમુદાયો છે એમની અલગ પાડવામાં અને ભારત પર શાસન કરવા પર એ લોકો આના કારણે જ એ લોકોએ ભારત પર શાસન કરવાની મંજૂરી મળી હતી, કારણ કે આ લોને કારણે જ એ લોકો બધા આખા ભારતમાં અલગ થઈ ગયા હતા। તમે જે રીતે કીધું બ્રિટિશે આ લો લાવ્યો તેનું કારણ મુખ્ય બે જ હતું કે એક તો ગુના અને મહેસૂલ વધારવાનો અને આવક વધારવાનો। એની આવક વધે એ માટે આ બિલ એ લોકો પસાર કરવા માટે માંગતા હતા, જેના લીધે આવક વધારો થાય અને લોકો જેમ ગુના કરે જેમ મહેસૂલની અંદર પણ આની અંદર વધારો થાય એ માટે આ બિલ લાવવા માંગતા હતા બ્રિટિશો। ये बात आज की नहीं है। 1950 में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने खुद कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सभी वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। 1950 में उन्होंने ये बात की थी। और आज देखे जाए तो कोई भी रिलीजन की वुमेन हो उनको एक इक्वल राइट नहीं मिलता। तो ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल मुद्दा है और इस पर बात होनी चाहिए। तो मेरे पास कुछ फैक्ट है कि जैसे पर्सनल लॉज ना बहुत ऑप्रेसिव है वुमेन के प्रति, वो इस्लामिक लॉ, हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ या फिर पारसी लॉ। तो जैसे कि ट्रिपल तलाक का हो, उसमें पॉलीगामी, यूनिलैटरल डिवोर्स और डिप्राइविंग ऑफ वुमेन मेंटेनेंस, ये सब बात उतनी क्लियरली नहीं कही है। और उन्होंने सबसे पहली बात तो उन्होंने वुमेन की मैरिज की एज भी डिसाइड नहीं की, तो उनका जल्दी मैरिज हो जाता है और 2-3 मैरिज का उनमें रिवाज होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें महिलाओं का शोषण भी बहुत होता है। और हिंदू लॉ के अनुसार सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के तहत ऐसा कहा है कि फादर इज द ओनली प्राइमरी नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, मदर नहीं हो सकती। क्यों ऐसा? सारे राइट फादर को क्यों? और ये पैट्रियार्की पर आ जाता है ना, और ये एक फंडामेंटल राइट को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, उसको भी तो ये वायलेट करता है ना। तो फिर और हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ऐसा कहा है कि एलिमोनी का कोई प्रॉपर डिफाइन भी नहीं किया, इसलिए मिले कोई किसी औरत को डिवोर्स के बाद वो मिले ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और पर्सनल लॉ जो पारसी लॉ है उसके अंदर जो डिवोर्स लॉ है वो एक पूरा कम्प्लीटली जनरलाइज है। उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई पारसी महिला कोई गैर पारसी पुरुष के साथ मैरिज करती है तो वो अपना संपत्ति का अधिकार खो देती है, जबकि कोई पारसी पुरुष अगर कोई बीइंग पारसी महिला के साथ मैरिज करता है तो उस पर ये बात लागू नहीं होती। तो फिर ये पैट्रियार्कल सोसाइटी तो है, पूरी आइडियोलॉजिकली तो नहीं बहुत करता है। आप बोलते हो डाइवर्सिटी क्या है? तो इसके लिए और भी लॉ ला सकते हैं ना, उसमें यूसीसी को क्यों लागू करना है? इसके लिए आप कोई भी अलग एक्ट या कोई भी बना सकते हैं। यूसीसी अगर आप लागू करेंगे तो जो भी अलग माइनॉरिटी या अलग धर्म के जो लोग हैं उनके जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स 25 to 28 वो तो भंग होंगे ना, उनका उल्लंघन भी होगा। और अगर यूसीसी इतना ही राइट है तो उसने डीपीएससीबी में क्यों लाया? वो अगर उन्हें फंडामेंटल राइट का भी दर्जा मिल सकता था ना, उन्होंने उनको वो फंडामेंटल राइट में इसीलिए नहीं लाया गया क्योंकि उस वक्त देश के पास ऐसी स्थिति नहीं थी। आज भी स्थिति वाइज दिक्कत है, इसीलिए डिस्कशन हो रहा है। और
आज भी ये कोशिश की जा रही है। बात हुई थी उसका प्रयास करेंगे, ऐसे नहीं बोला था उसको लागू करेंगे। पर एक बात बताइए, प्रयास करते हुए कितने साल हो गए हैं? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगर मान लीजिए अगर एक समाज ही अड़ गया कि नहीं अलग समाज पे लागू हो, तो फिर कैसे बात लागू गोवा होगी? में तो अभी लागू हुआ है, प्रयास किया। और आपने जो पॉइंट बोला, नहीं है, और आपने बोला कि डीपीएसपी में क्यों लाया गया? डीपीएसपी में इसलिए लाया गया कि उस वक्त जो चीजों की चीजें देना संभव नहीं थी वो चीजें डीपीएसपी में, पर भविष्य का दृष्टिकोण ये था कि ये चीजें हम लोग देंगे, इसलिए डीपीएसपी में लाया गया कि बाद में इसको भविष्य में मूल अधिकार में लाया जाएगा। हाँ, लेकिन यूसीसी में अगर आप लोग कह रहे हो कि जो अलग जो पर्सनल है उसमें 2 विवाह करने का या 3 विवाह करने का राइट है, तो यूसीसी में भी ऐसा क्या कि अगर महिला 25 वर्ष की आयु में बच्चा नहीं दे सकती तो वो जो मैन है वो दूसरी शादी कर सकता है। ये यूसीसी में यूसीसी अभी डिफाइन ही नहीं हुआ है, पहले तो मैं वो बना ही बोल नहीं रहे है, हैं। वो अभी बनने वाला है, फ्रेम होगा। नहीं, गोवा में वो गोवा वाला प्रोविजन अलग है, मैं लिख के लाई हूँ। गोवा में ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ये लागू हुआ था और यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर 25 इयर्स में अगर जो वुमन है वो बच्चा नहीं दे सकते तो मेन को राइट है कि वो शादी कर सकता है। तो फिर ये तो कोई हल नहीं हुआ ना। तो मैं वही कह रही हूँ, अभी गोवा में यूनिवर्सल सिविल कोड है, लोग बोल रहे हैं, पर कंप्लीटली नहीं है। वो जो सिविल कोड चल रहा है ना, उसका नाम पोर्टुगीज सिविल कोड है 1867 का, और वो गोवा के सारे पीपल पर अप्लाई होता है, कि चाहे वो किसी रिलीजन से हो या फिर कोई कम्युनिटी से हो। और उसके अंदर ना सर्टेन प्रोविजन है, और उसके अंदर प्रोविजन में ऐसा है कि अगर हिंदू मैन अगर किसी वाइफ से किसी वाइफ से शादी कर और उसकी वाइफ चाइल्ड डिलीवर करने में सक्सेसफुल ना होगा एट द एज ऑफ 25, तो वो उससे डिवोर्स ले सकता है। और अगर वो कोई मेल चाइल्ड एट द एज ऑफ 30 तक वो डिलीवर ना कर पाए ना, तो वो उसे डिवोर्स देता है। तो ये जेंडर पैरिटी की बात कहाँ पे आ रही है? जेंडर पैरिटी मतलब कंप्लीटली इक्वालिटी तो नहीं मिली ना। तो फिर आप एक देश में रह रहे हो, चाहे वो आप स्त्री हो या पुरुष हो, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए ना। तो फिर ऐसा क्यों? अल्टीमेटली ये भी बात है कि ये यही बात बोल रही है कि गोवा में भी प्रॉपर्ली यूसीसी नहीं है। वहां पर भी यूसीसी से हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि यूसीसी वो स्टैंडर्ड है वो पूरे भारत में लागू कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यूसीसी को डिफाइन किया जाएगा, पर जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात की जाए ना। ये क्यों कहा जाए कि यूसीसी ना लागू किया जाए? यही कहा है, यूसीसी का मेन एम ही यही है कि जेंडर इक्वालिटी, इक्वल लॉज फॉर बोथ मैन एंड वुमन, कि वो कोई भी कम्युनिटी या कास्ट से क्यों बिलोंग, कोई भी कहीं से भी बिलोंग करे। और उसके अंदर ना 4 ही मुद्दे हैं, जो मैटर ऑफ डिवोर्स, मैरिज, कस्टडी, अबॉर्शन एंड इनहेरिटेंस। ये इसके मुद्दे पर ही यूसीसी बनने वाला है पूरा, और ये पूरा कंप्लीटली इक्वालिटी पर ही बेस है। आपने बोला कि इन सारी चीज़ों पे बनने वाला है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी लोगों को देख के ये यूसीसी बनाएगी ना, माइनॉरिटी को तो देखेगी भी नहीं। और अगर हम लोग देखने जाए कि अगर हम लोग ये देखने जाए कि गवर्नमेंट मेजोरिटी को ही देख के करेगी सारी चीज़ें, तो ये तो रिलीजियस फ्रीडम पे आपने रोक लगा दी हमारे रिलीजियस फ्रीडम पे। जैसे कि चाइना है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सारी कंट्रीज है, यहाँ पे भी कई जगहों पे रिलीजियस फ्रीडम पे रोक लगाई जाती है। हम लोग उन जैसे नहीं है, हम लोग बहुत डाइवर्स है और हम लोग किसी पे रोक नहीं लगा सकते। आपके रिलीजियस फ्रीडम पे कोई रोक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजन दिए गए कि अगर आप कुछ करते हो आपको सारी फ्रीडम दी गई है, बट आप एक गुनाह करते हो। और मुझे शायद पता है, तब तक सारा रिलीजन, जो भी रिलीजन है इंडिया में, वो वही कहता है कि आप किसी रिलीजन के इंसान होने से पहले आप अपने देश के इंसान हैं। तो अगर देश में आप अगर ऐसे आप कोई गुनाह करते हैं तो आपको देश का ही लॉ लागू होना चाहिए ना, कोई रिलीजन का लॉ क्यों? क्योंकि मुस्लिम रिलीजन कुछ अलग कहता है, हिंदू रिलीजन की आइडियोलॉजी अलग है, तो फिर आप कैसे साथ में लेकर चलोगे? तो आपको क्या और लगता है कि शाबानो केस जो हुआ, शाबानो केस जो हुआ वो सही था? आपको क्या लगता है?
और आप कहते हो कि इंडिया इतनी बड़ी डाइवर्सिटी कैरी करता है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है इसके लिए, क्योंकि ये लॉ जो जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के और कोई भी हाई कोर्ट के, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एक ही यूनिफॉर्म लॉ होगा तो उस पर इंटरप्रिटेशन भी वो अच्छी तरीके से कर लेंगे और जजमेंट भी पास अच्छी तरीके से हो जाएगी और इतने पेंडिंग केसेस भी नहीं रहेंगे कोर्ट में। शाहबानो केस में ये था कि मुस्लिम मैन और मुस्लिम हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो उसमें हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और काफ़ी टाइम तक वो दूसरी वाइफ के साथ मतलब स्टे किया, मतलब शाहबानो के साथ दोनों वाइफ साथ में रहा। फिर थोड़े टाइम बाद शाहबानो को निकाल दिया और जो मतलब जो प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे देना था वो भी नहीं दिया। तो ये सही था? अगर ये लॉ यूनिवर्सल सिविल कोड नहीं आएगा तो ये चेंज ही नहीं आ पाएगा। बहुत सारी कम्युनिटीज तो हम ये रिलीजियंस जो लॉ है अलग से, अलग रिलीजन का अलग लॉ, हम लोग उसमें ही अपग्रेडेशन कर सकते हैं ना, यूसीसी क्यों? अलग से लॉ बनाएंगे फिर भी वो कुछ फॉलो नहीं होने वाले हैं। यूसीसी मतलब ऐसे स्ट्रिक्टली लगाए जाए। क्या लगता है आपको कि अगर अलग अलग हमने लॉ लगा है फिर भी फॉलो नहीं हो रहा, तो एक लॉ लगाने से सारा फॉलो हो जाएगा? हाँ, क्योंकि एक लॉ को इंटरप्रिटेशन करने में और उसको जजमेंट देने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी सबको, जजेस को और लॉयर को, सबको आसानी होगी। और अगर आप सारे लॉ लगाओगे तो जजेस खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको हिंदू लॉ मानूं या फिर मुस्लिम लॉ। जब आप कह रहे हो अलग रिलीजन के इंसान के साथ अलग उन्हीं का रिलीजन का लॉ लगता है, तो जज कैसे कंफ्यूज होगा जब वो मुस्लिम बंदा है या फिर अगर वो हिंदू इंसान है जिसने लॉ ब्रेक किया है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि उस पर हिंदू रिलीजन का ही लॉ लगेगा, फिर वो कैसे कंफ्यूज हो जाएगा? बट एक यूनिवर्सल लॉ होगा तो ज़्यादा आसानी होगी ना। जैसे कि मैं एक बात बताऊँ, सत्यप्रकाश मीना और अलका मीना का एक केस आया था जिसमें सत्यप्रकाश मीना हस्बैंड थे और अलका मीना उनकी वाइफ थी। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के डिवोर्स अंतर्गत ऐसा मतलब जो अलका मीना थी ना, वो एक नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रही थी, तो वो उन पर एप्लीकेबल नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब के हिसाब से, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इन शॉर्ट कहने की बात यही थी, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो हिंदू लॉज के अंदर आता है, तो इनके अंदर नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब की कोई बात ही नहीं थी और उनको डिवोर्स चाहिए था। उन्होंने बहुत कुछ करा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ भी ऐसे तैसे उन्होंने फिर करा कि मैं आपको ना हिंदू लॉ के हिसाब से करा, भले वो थे नोटिफाइड ट्राइब के, मतलब हिंदू लॉ के अंदर ना नोटिफाइड ट्राइब के अंदर कोई बात नोटिफाइड ट्राइब की कोई बात ही नहीं की है, तो फिर ये माइनॉरिटी की भी बात है ना, तो फिर ये पूरा यूनिवर्सल लॉ है, तो चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर मेजॉरिटी पीपल हो, सब पर लागू होगा। और ये माइनॉरिटी केस की तो बहुत सारे लोग के अंदर बात ही नहीं की थी, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ। जैसा कि इन्होंने कहा कि मीना मेथुर के नाम का भी एक केस था, ऐसा ही दूसरा केस था सारल मुग्धर के नाम का। उसके अंदर ऐसा कहा हिंदू के रीजन में शादी हुई थी सारा मुग्धर की। उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़े बिना, उन्हें डिवोर्स दिए बिना कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में, और वो इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद दूसरी शादी की। बट हिंदू लॉज में ये लॉ नहीं लगाया गया है। हिंदू लॉज में ये लॉ नहीं लगाया गया है कि जिसके अंदर आप डिवोर्स नहीं दे सकते, डिवोर्स दिए बिना वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसा लॉ उसके अंदर है नहीं, उसके ऊपर कोई कार्यवाही हो नहीं सकती, ऐसा उसका कोई लॉ जारी किया गया नहीं है। जो लॉ तो आप गुजराती में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुजराती में बोलिए आप। मतलब इस केस के अंदर ना जो इंडिया डाइवर्सिटी, जो इंटीग्रेशनल आइडियोलॉजीज है ना, उस पर एक सवाल उठ रहा था, इसीलिए इस केस को इसलिए ना दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि आप पार्लियामेंट को कहो कि भाई यूसीसी फ्रेम करो।
રીતે એ કીધું કે એક લો હોય તો ન્યાયાધીશ હોય એને સરળ પડે, ઈઝી પડે. તો કોઈ પણ હિન્દુ અને મુસ્લિમનો વિવાદ થયેલો છે અને એ બે વસ્તુ લઈને ન્યાયાધીશની અદાલતની અંદર ગયા અને હિન્દુનો જે ન્યાયાધીશ છે હિન્દુ હતો તો હિન્દુને વધારે મત નહીં આપે, હિન્દુને વધારે લો હિન્દુ તરફથી વધારે કરશે ને કે ભાઈ હિન્દુ માણસ છે, મારે કાસ્ટનો માણસ છે, હું એને વધારે કરવો. हाँ तो तभी तो कह रहे हैं कि यूसीसी लाओ. मैम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसने बोला कि जस्टिस जो न्यायाधीश होगा उसको इजी पड़ेगा, एक लो होगा ना तो बिल्कुल पड़ेगा. जब ये बात हो गई कि एक महिला है, अगर उसका पति उसको डिवोर्स दे रहा है और उसका डिवोर्स दे रहा है तो 10 साल तक 20 साल तक लाइफ टाइम तक एल्यूमिनी देगा, जो भी बात है तो वो सब पर लागू होगी ना. जज को पता है ये रूल सब पे वो आदमी और औरत की तरह देखेगा, वो जो जाति के हिसाब से देखेगा ही नहीं किसी को. मैम जो हिंदू का वो है न्यायाधीश वो तो जाति के जैसे ही देखेगा ना. क्यों देखेगा हिंदू का जाति के जैसे देखेगा? वो देख ही नहीं सकता जब रूल ही नहीं है. हाँ तो बन गया तो क्या नीचे उतार ले उसको. ये क्या बात हुई? चाहे हिंदू का कोर्ट का चाहे कहीं का भी कोर्ट हो, अगर रूल बन गया तो रूल तो उसी सबसे मानना पड़ेगा. तो हिंदू जाति का मैम रूल सब तोड़ते हैं तो उसका क्या क्या चीज रूल तोड़ते हैं? तो उसके ऊपर पेनल्टी सबके पनिशमेंट होती है ना. आप हिंदू रूल छोड़ने की बात छोड़िए ना, आप मुस्लिम के रूल के अंदर शरिया में रूल में देखिए, वो मुस्लिमों ने जो रूल बना रखे हैं वो खुद उस पर पूरे नहीं उतर रहे. ट्रिपल तलाक का रूल अभी तक गवर्नमेंट ने बनाया, उन्होंने लागू किया अपने लोगों पे. ट्रिपल तलाक ही नहीं लागू करने दे रहे हैं वो लोग. तो इस तरीके से तो देश का भी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा. ये क्या बात हुई? तो यूसीसी लागू हो जाएगा? लागू नहीं होगा, दिक्कत है यही. तभी तो समाज के सहयोग की जरूरत है. हाँ, लेकिन ये इंडिया बहुत में अच्छा क्वेश्चन किया आपने. लेकिन इंडिया में बहुत सारे भांतिवादी के लोग रहते हैं, क्या वो लागू होने देंगे उसको? बहुत बहुत बढ़िया बात. लेकिन अब हमें यही जागरूकता फैलानी है. आप बहुत बढ़िया बात बोल रही हैं. यही दिक्कत है. हम अगर जागेंगे, हमारा समाज जागेगा, हमसे आगे लोग जुड़े हुए जागेंगे. जागना पड़ेगा क्योंकि हमारे समाज के अंदर ही अंदर इतनी कुरीतियां हैं जिसके कारण अंत में महिलाएं और बच्चे उसका शोषण झेलते हैं. अगर हम उसका सामना करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी किसी ना किसी रूप में उसका सामना करते हैं, तो हम लोगों की ये जिम्मेवारी है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि हम इस चीज़ को आगे लेके चलें, हम समाज को अवेयर करें, हम अपने समाज के भावी कर्णधार बने, कि हम अपने समाज को बताएंगे कि ये समाज के लिए ज़रूरी चीज़ है एंड वी शुड इम्प्लीमेंट इट. विविधता में एकता जो है भारत अखंड, उसका क्या होता था? तो विविधता में एकता आपका कहने का क्या मतलब हुआ कि आप ट्रिपल तलाक करके आप 2-2 3-3 शादियां करते रहे, हजारों बच्चे पैदा करते रहे और हिंदू जो पुरुष है वो एक शादी करेगा, ये विविधता में एकता बने रहने के लिए सही है? ये कौन सी विविधता में एकता हुई? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म जैसे कि जैन खत्म कर दो. तो मैम वैसे ही बात हुई कि एक लो आया जाएगा तो क्या हुआ? ये वैसा हुआ मैरिज के लिए और दूसरी ऐसी चीज मेंशन की है उसके लिए लॉ लागू हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. ये बस 5 चीजों के लिए ही लागू हो रहा है. શિશુ વિધવા પુનઃ લગ્ન અધિનિયમ 1856 ની અંદર આવેલો છે અને એ અલગ-અલગ લો આવી ગયેલા છે ઓલરેડી પહેલાથી हिंदू के लिए. हाँ, और मैरिज के लिए जो भी कास्ट मतलब दूसरी कास्ट का दूसरे साथ मैरिज करता है उसके लिए भी लॉ है. ऐसी बात नहीं है. मैरिज एक्ट 1954 है. जब लोग उन्हें नहीं मान रहे तो ये यूसीसी आ जाएगी, उसको क्या मानेंगे? उसकी क्या यूसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रहा है, ये लोग मानेंगे ना. हाँ, लेकिन ये आ गए, इससे पहले आ गए, ये कई साल पहले, उसको आज 1856 में आवेलो છે. 1856 में आवेलो तो फॉलो नहीं किया है, इसीलिए तो हमें नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है होगा ही. इम्प्लीमेंट होगा. ट्राई करने में क्या हाँ, तो वही ट्राई किया था. गवर्नमेंट सीरियसनेस अभी तक 1856 માં જે આવેલો ટ્રાય જ કરેલો. હજુ સુધી ટ્રાય જ કરે છે, હજુ એનું કંઈ થયું નથી. बट ट्राई करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है ना. पर हमेशा यूथ ना बहुत अवेयर है, बहुत डिजिटली टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अवेयर है. आप सोशल मीडिया पे देखो, कमेंट सेक्शन में जाके देखो, कोई भी बोल रहा है यूसीसी लागू करवाओ, यूसीसी लागू करवाओ. और कोई भी, हमारा यूथ बहुत होमोजीनियस हो गया है. कोई भले वो ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, कम्युनिटी से या फिर रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, और हमारा यूथ ही तो हमारा भविष्य है. हमारा यूथ ही तो हमारा भविष्य है. इंडिया सबसे बड़ा यूथ कैरी करता है पूरे वर्ल्ड में. तो फिर हमारा यूथ इतना समझदार है, इतना एजुकेटेड है, और वो खुद बोल रहा है, तो फिर और अगर इसको लाते लाते भी एक पूरा 10 साल लग जाएंगे इसको लाते लाते, और तब तक लोगों की आइडियोलॉजी भी चेंज होती जाएगी. हमारा यूथ है, लेकिन यूथ कुछ गलत राह में नहीं चल रहा. गलत रास्ते पे. सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है, लेकिन हम ओलंपिक में उतने गोल्ड नहीं ला पाते. लास्ट टॉप में रहते हैं. वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की यूथ पहले स्पोर्ट्स में काम कर ले, फिर ये सब काम करे. मैम ये तो कोई बात ही नहीं हुई. क्यों हाँ, तो यंग नेता क्यों नहीं आ रहे? आ रहा है ना पॉलिटिक्स में.
जाएंगे ना, सीधा थोड़ी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। नहीं नहीं, तो यंग लीडर को भी आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो बहुत यंग लीडर अवेयर है, बहुत लेकिन इतने भी अवेयर नहीं है, वो नहीं आ रहे। तो यंग लीडर्स के आने से क्या यूसीसी को लागू करवाने में मदद हो हाँ, तो जाएगी मैं क्या? इसने बोला ना हो जाएगा। क्या क्या क्या? अवेयरनेस आएगी, लोग यंग लीडर को फॉलो करेंगे कि नहीं, ये मान रहा है तो हम भी माने। आजकल लोगों इन्फ्लुएंसर की बहुत सारी बातें लोग फॉलो करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देख लो, पागलों की तरह फॉलो करते हैं। तो अगर वो कुछ बताएगा, कोई आइडियोलॉजी बताएगा, तो लोग उसको फॉलो करेंगे ना। और ये सारे धर्म जो रिलीजन के लॉ है वो कहीं ना कहीं कोई आइडियोलॉजी पर बेस है, इसीलिए वो लाए गए, इसीलिए। लेकिन यूथ तो आजकल रील्स बनाने में बिजी है, तो उन्हें यहाँ मौका थोड़ी ना मिलेगा। यूथ हमारे जैसा भी है, पढ़ रहा है, ये भी तो देखो। देखिए, एक ही सिंपल सी बात है, यूथ के बारे में हम सिर्फ अभी ये सोच सकते हैं कि यूथ जागरूक है, हम ये बात सोच सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि यूथ जागरूक है और उसके बाद में फिर वो काम क्यों नहीं कर रहा, वो ये क्यों नहीं कर रहा, ये बात नहीं। यूसीसी लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ हम लोगों की कमियां, हमारे समाज की कमियां, हम बात उस पर करें कि हम समाज की कमियों को दूर कैसे करें। એમ સમાજમાં અલગ અલગ જાતના લોકો છે, અલગ અલગ એને રીતિ રિવાજો છે, અલગ અલગ એના રીતિ રિવાજો છે, રહેવાનું અલગ અલગ છે. તો મેમ ઈ લોકોને એક જ લો આવી જશે તો તમને શું લાગે કે કરી શકશે એવી રીતે કરી શકશે? कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे वो लोग? नहीं हम के हमारी बात करें तो हम लोग कर सकते हैं, वही एक लो आ जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं, वो तो अलग अलग करना चाहिए ना। हमें करना चाहिए वो बात अलग, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। सकने को क्या है? अगर एक बात बताइए, जब आपको बोल दिया जाएगा कि अगर आप इस हिसाब से नहीं सकते तो बाहर जाकर के सको, अगर इंडिया में रह के नहीं सकते तो बाहर जाओ सको। और रही बात, आप अभी तक लीडरशिप ऐसी नहीं थी सेंटर में शायद स्ट्रांग, अब इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है कि कश्मीर तक हम मांगने को तैयार हो गए, तो कौन ये यूसीसी की औकात है नहीं लागू करेंगे? तो फिर हमारे फ्रीडम पे नहीं बनाएगी। कौन सी फ्रीडम? आपकी फ्रीडम तो मिल रही है। मैडम आप एक बात बताइए, मैडम आप फ्रीडम की बात पहले करेंगी, राष्ट्र हित पहले आता है। नेशनल इंटरेस्ट के सामने आपकी फ्रीडम का कोई मायने नहीं है। और जब राष्ट्र हित की बात आती है तो अखंडता सबसे पहले आती है, और अखंडता की बात आती है तो भारत की एकता की बात आती है। हाँ तो मैम एकता वो बिखर जाएगी। एकता ऐसे नहीं बिखरेगी, एकता बिखरेगी तुम जैसे छुटपंजी सोच वालों के साथ। कैसी बात करते हैं आप? कैसे ये विचार क्या है कि हम अलग रहें, हम लोग अपने हिसाब से अपने देश को चलेंगे? ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कि अलग रहे, अलग लो हमारा, हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो समुदाय जो लोग हैं जो कम है उसका भी साथ में। मैं आपको एक बात पहले बता देती हूँ क्लियर, हमारे देश में जो मुस्लिम लीग वाला सिस्टम शुरू हुआ, आप पहले तो सबसे पहले तो ये सिस्टम समझे कि हमारे देश में जो मुस्लिम लीग आई, मुस्लिम लीग कैसे आई? मुस्लिमों का जो ग्रुप था, मुस्लिमों का जो वर्ग था, उन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की कि हमें मुस्लिम लीग बनाने दो, उन्होंने हाँ कर दी। 1909 से हमारे देश के अंदर इन्होंने सेपरेट इलेक्शन अलाउ किए। सेपरेट इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, हुआ। तो यानी क्या हुआ? एक भारत के कई टुकड़े हो गए, क्योंकि हिंदू अगर हिंदू को वोट देगा तो उसको क्या फर्क पड़ रहा था कि मुस्लिम खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन हमारे देश में सिस्टम इस तरीके से रीजन वाइज अलग अलग बढ़ गया, और आज यही हो रहा है। आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हो, हम अपने धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अपनी महिला को, हमारी महिला है, हमारे समाज की महिला है, खबरदार जो तूने बोला तो मैं 3 लाऊंगा तो कुछ बोला मत, क्योंकि मेरी मुस्लिम समाज की महिला है। खबरदार, मैं इसको कोई एलिमनी नहीं दूंगा, तू बोलना मत, क्योंकि वो मेरे मुस्लिम समाज की महिला है। उसको एक पैर की जूती बना करके वो खबरदार, तू हिंदू समाज का बोलना मत, वो मेरे समाज के। वो महिला मुस्लिम है पहले या पहले महिला है? वो पहले मुस्लिम है कि महिला है? अगर वो महिला पहले है तो उसे महिला होने के नाते अधिकार मिलना चाहिए। और बात रही हिंदू की और मुस्लिम की, तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हम हो चाहे ये हो, कोई रूल सब पे बनेगा, सब पे लागू। गुनाह जिसने किया है, आप देश में रह रहे हो, उस गुनाह के हिसाब से आपको सजा मिलेगी यूनिवर्सल। आप इस देश में रह रहे हो, आप इस देश के नागरिक हो, तो आपने इस देश में अगर कोई नियम भंग किया है, कानून भंग किया, तो आपको इस देश के हिसाब से आपको सजा मिलनी चाहिए, ना कि किसी धर्म के हिसाब से, हिंदू लो, मुस्लिम लो, या फिर पारसी लो, क्रिश्चियन लो। क्या बात है? इंडिया में लॉ क्यों लाए गए? क्योंकि कोई भी धर्म के हो, लॉ एक है कि वो उनके आंखों पे पट्टी, वो धर्म नहीं देखता, वो डायरेक्टली वो धर्म नहीं देखता, वो लॉ एक एज अ नागरिक आप हो उसके ऊपर फॉलो करता है। इसीलिए यूसीसी लाना है कि आपको नागरिकता के हक पे हम फैसला ले सके, ना कि एक धर्म के फैसले से, धर्म के लॉ से।
आँख पे पट्टी बंदी होती है न्यायमूर्ति की। मैंने एक लाइन बोल के हम विचार चलो 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 बोलो। मैं अब आप लोगों के साथ बोलूँगी, बोलूँगी। पर तो यूसीसी की क्या ज़रूरत है? अगर वुमन एम्पावरमेंट ही चाहिए तो वुमन के लिए बहुत सारे एक्ट ला सकते हैं ना, और अगर जो एक्ट है हिंदू मुस्लिम उसमें भी सुधार कर सकते हैं, पर वुमन को एलिमिनेट की या संपत्ति की क्या ज़रूरत है? क्या वो पावरफुल नहीं है? वो खुद कमा नहीं सकती? नहीं अगर करने दिया है। एक मिनट अगर माइनस एक बोल। वुमन को क्या जरूरत है मतलब? एक मिनट ना, जो पापा की मतलब पिता की जो संपत्ति होती है ना, उसमें बेटे का हक होता है ना बेटी का, वो सिर्फ पापा का होता है। अगर बेटा लायक हो ना, अगर बेटा या बेटी लायक हो या पत्नी लायक हो ना, तो वो पति या अपने पति की जो संपत्ति है ना उसमें इंटरेस्ट जरा भी नहीं रखती। अगर नालायक हो तो फिर वो इंटरेस्ट रखेगी ना। अगर आप वुमन एम्पावरमेंट की बात करें, यूसीसी में समानता की, इक्वालिटी की, तो उन्हें एलिमिनेट की क्या जरूरत है? वो उन्होंने एक मैन की स्टेटस भी चाहिए ना, उन्हें उतना आगे भी बढ़ने की जरूरत है ना, तो वो भी लाइए ना। उन्हें एलिमिनेट की क्या जरूरत भी क्या है? किसी को जरूरत ना बेटे को ना बेटी को। पर हमारी इंडियन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी यही मानती है, आइडियोलॉजी हमारी यही है पहले से। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की बात ही नहीं है। आप एक बात बताएं, आप कहती हैं कि महिलाओं को ज़रूरत क्या है कि पिता की संपत्ति की तरफ देखें। अगर एक लड़की शादी होकर के अपने पति के घर गई, वहाँ पर ससुराल वालों ने उसे जलाने की कोशिश की, भाग करके वापस अपने माँ बाप के घर आ गई, भाई ने बोला मैं तुझे रखूँगा नहीं, पिता मरने वाला है, पिता अपनी संपत्ति का नाम बेटी के नाम भी ना दे, और वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो रोटी नहीं खा सके, तो क्या ऐसी लड़की अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार की आशा नहीं करेगी? या फिर आप अगर मान लो ये कहती हैं कि कोई भी लड़की जो है वो आज इतनी लड़कियां, हम आगे आने वाले समाज को पढ़ा रहे हैं, पर अभी तक जो समाज विकसित हो चुका है जिसमें लड़कियां पढ़ी नहीं हैं, उनको क्या करें? खुले जला दें क्या उनको आग में? तो मैं ऐसी कोई बात नहीं ना, अभी से लागू होने वाला है यूसीसी। उसको तो क्या बोलो? हाँ बोल रहा हूँ। इसको पकड़ के करो, हाथ में पकड़ा बोलो बोलो, आप बोलो ना, हर्ष बोलो बोलो। आपने जैसे बोला कि उसको जला दे, तो मैम अभी से तो थोड़ी ना वो लागू होने वाला है। अब से ख्याल रखेंगे ना हम लोग के जो भी आगे आने वाली लड़की या कोई है उसको हम लोग एजुकेशन देंगे और उसके ऊपर अलग से ध्यान रखेंगे, भाई वो पढ़े लिखे और अपना तो खुद से कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आज तक जो सबसे पिछड़ा वर्ग है ना समाज के अंदर, वो महिलाएं और बच्चे हैं। अब अगर महिला को आगे लाना है ना, तो सबसे पहले उसको लॉ से मजबूत करना पड़ेगा। अगर कानून मजबूती से उसके फेवर में नहीं खड़ा होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और यूसीसी के अंदर पहली कवायद यही है कि महिलाएं जो है उनको मजबूती से सपोर्ट दिया जा सके। उसके लिए आई गई है ना, नया नया लॉ आ गई है, स्कीम आ गई है, सरकार से स्कीम भी आ रही है ना। ऐसे तो नहीं महिला और उसके लिए स्कीम तो आ ही रही है ना। सब कमजोर पॉइंट फेंकते हैं आप। एक बात बताइए, आप कहते हैं महिलाओं से स्कीम आ गई है, क्या करेंगे? खाक स्कीम का स्कीम लागू करना क्या सरकार की जिम्मेदारी है? आपको पहनने का मिल रहा है ना, तो काहे को फिर आप अपनी संपत्ति के लिए पिता की इतना लड़े जा रहे हैं? एक बात बताइए मुझे, ये कहना बहुत आसान है, जब आप महिला की तरह अंगारों पे चलेंगे ना तो पता चलेगा महिला की दर्द क्या है। उसके अंदर से जब टीस निकलती है तो वो टीस क्या है? वो टीस जब तक जाके पाव ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। कहना बहुत आसान है। चलिए आज का ये यूसीसी के ऊपर डिबेट्स को एंड करते हैं। फाइनली यही समझ में आ रहा है कि यूसीसी को लागू करना होगा, लेकिन हाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं समाज में अलग अलग, उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। थैंक यू। अच्छा मुझे एक मिनट, ये सब ठीक है, थैंक यू हो गया, मुझे पहले आप लोग बताओ